हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है पटनी राइस पर। मैं हूं दीप। तो ये हमारा जो है यूपीपी का सेगमेंट है। यूपीपीसीएस के सेगमेंट के अंतर्गत मैं आपको बता दूं कि जो है भटनी राइस एक बहुत बड़ा ऑफर लेके आया है। तो यूपीपीसीएस जिन बच्चों का डिप्टी कलेक्टर डिप्टी एसपी बनने का जो सपना है वो हमारे माध्यम से साकार होगा। और हमारा जो कोर्स है यूपीपीसीएस का, वो कंप्लीट कोर्स आपको जो है 1999 में यानी 1999 में मिलेगा। इसमें से आपको जीएस का जो फर्स्ट पेपर है, जीएस का जो फर्स्ट पेपर है और जो सी सेट है, ये आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा। और करीब जब हमारा एग्ज़ाम का जो है 1 माह बचेगा तो तब हम क्रैश कोर्स लेके आएंगे, क्रैश कोर्स लेके आएंगे वहाँ पर। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें से आपको कंप्लीट वीडियो, कंप्लीट पीडीएफ, कंप्लीट टेस्ट मिलेगा। आपको गूगल प्ले स्टोर में जाना है और ये सारी चीज़ें आपको प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर हम बात करते हैं तो सबसे जो महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो हम जो है हिस्ट्री पढ़ रहे थे, नहीं उत्तर प्रदेश का इतिहास पढ़ रहे थे। उत्तर प्रदेश के इतिहास के अंतर्गत जो है हम मुगल पीरियड तक पढ़ लिया था। और मुगल पीरियड के बाद जो है हमें अवध के नवाब के बारे में पढ़ना शुरू किया। ये हमने सारा सब कुछ ये सेगमेंट कंप्लीट कर लिया। देखो, यहाँ पर जो है हमारा जो हिस्ट्री वाला सेगमेंट है, मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो हम ऐसा पढ़ने का प्रयास करेंगे कि जैसे कि यहाँ से हमें शुरू, एक मिनट, यहाँ से पढ़ना शुरू करना था। देखो, हमारा यहाँ पर जो ओरिएंटेशन है वो यूपी स्पेशल को ध्यान में रखकर है, यूपी स्पेशल को। क्योंकि बाकी का जो हमारा कंप्लीट कोर्सेस है, यानी जैसे कि हिस्ट्री की बात करें तो बाकी का जो है बहुत कॉम्प्रहेंसिव कोर्स और कंप्लीट कोर्स हमारे जो यूपी का ये जो जीएस वाला पोर्शन है तो उसमें मिलेगा। ये तो यूपी स्पेशल चल रहा है, तो यूपी स्पेशल में सब सारी चीज़ें जितना भी यूपी में जो हिस्टोरिकल जो घटनाएं घटी वो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण डिस्कस कर रहे हैं। जैसे हमने यूपी का ज्योग्राफी डिस्कस किया, यूपी का एनवायरनमेंट डिस्कस किया। तो यूपी से संबंधित जो चीज़ें हैं उनको हम डिस्कस करने का प्रयास कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं अवध की। देखो भाई, अवध के जो नवाब हैं वो 1722 से 1856 तक इनका जो टाइम पीरियड रहता है। और अवध जो है मुगल साम्राज्य का एक सूबा था। वर्तमान उत्तर प्रदेश का काफी बड़ा जो हिस्सा है और बिहार के कुछ भाग इस जो है अवध वाले रीजन में आते थे। मुगल साम्राज्य की कमजोरी का लाभ उठा करके 1722 में अवध के सूबेदार सादत खां बुरहानुल मुल्क ने स्वायत्त राज्य की स्थापना करी। और आसफुद्दौला ने जो है अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर दी। 1819 में सादत खान ने जो है अवध के राजा की उपाधि धारण की और अवध के स्वतंत्र शासकों की कड़ी का अंतिम शासक जो है वाजिद अली शाह हुए। 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने अवध को जो है ब्रिटिश शासन के अधीन कर लिया। तो ये आपको अवध की थोड़ी बहुत जो है हिस्ट्री थी। इसके बाद हम बात करते हैं जो है 1857 की क्रांति की। फिर जो है प्राचीन काल से वर्तमान तक जो है उत्तर प्रदेश की राजनीति और शासन सत्ता का सदैव सेंटर बना रहा। आप आज देखिए कि अभी जैसे यूपी में इलेक्शन थे, तो कहा जाता है कि जो जनरल इलेक्शन होते हैं लोकसभा के, वो बिना यूपी के पॉसिबल ही नहीं है कि कोई जो है प्रधानमंत्री बन जाए। और इसी तरह आज जैसे ये हमारे सत्ता का सेंटर है, प्राचीन काल में या फिर मेडिवल पीरियड में जो उत्तर प्रदेश जो है ये राजनीति और शासन सत्ता का ये सदैव सेंटर रहा है। सन 1857 में हुए जो प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत भी इसी राज्य मेरठ से हुई। और इस आंदोलन की शुरुआत का जो तत्कालीन कारण, तो आपको आइडिया होगा कि भाई कारतूसों में जो है सुअर और गाय की चर्बी का होना था। आंदोलन की जो व्यापकता में यह सिद्ध होता है कि इसका जो मूल कारण वो अंग्रेजों की हड़प नीति थी और जो है आर्थिक शोषण था। लेकिन जो है इंस्टेंट रीजन क्या था कि जो सुअर की और गाय की जो चर्बी का होना था। मैं आपको बता दूं, मेरठ की जो देसी घुड़सवार सेना के सैनिकों के द्वारा चर्बी वाले कारतूस इस्तेमाल करने से मना कर दिया गया था। और 10 मई 1857 को खुला विद्रोह करके कैद खाने में जो है अपने साथियों को मुक्त करा लिया गया और कुछ अंग्रेज अधिकारियों की हत्या करके दिल्ली की तरफ कूच किया गया।
वहीं 11 मई 1857 को दिल्ली पर जो है कब्जा कर लिया गया और अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को जो है सम्राट घोषित कर दिया गया। वहीं वहीं जलसा नामक समिति ने दिल्ली का प्रशासन संभाला और मेरठ और दिल्ली अधिकांश घटनाओं के बाद उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों में जो है विद्रोह की लहर दौड़ पड़ती है। 5 जून 1857 को नाना साहेब को कानपुर का जो है पेशवा घोषित किया गया और अवध की जो है बेगम हजरत महल ने अपने पुत्र बिजरिस कादर को नवाब बना दिया। उत्तर प्रदेश के जो विद्रोह केंद्रों और उनके नेतृत्वकर्ता का जो अगर हम विवरण की बात करें तो आपको यहाँ से कुछ बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेतृत्वकर्ता, स्थान का नाम और अंग्रेज जनरल। तो यहाँ से पक्का मुझे लगता है कि यूपी पीसीएस के अंतर्गत एक क्वेश्चन जो है आधुनिक काल से यहाँ से आता ही आता है। देखो, हम जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री का जो सेक्टर है उसमें हम बहुत डिटेल में सारी चीजें पढ़ेंगे, हर एक के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। लेकिन जो यूपी की धरती पे जो घटनाएं घटी, जो यूपी स्पेशल पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण है, वो भी मैं चीजें यहाँ पर करवा रहा हूँ ताकि आपका एक बार रिवीजन की तरह ये चीजें हो जाए। तो यहाँ से ओवरऑल तभी मैं बोल रहा था कि यूपी स्पेशल से आप मानो कि 20 से लेकर के आपके 30 क्वेश्चन जो है ये इस सेक्टर से कवर होते हैं। अब देखो भाई, इस क्रांति की शुरुआत जो है मैंने आपको बताया कि मेरठ में सैनिकों के विद्रोह से हुई और उत्तर प्रदेश जो है इस क्रांति का सेंटर बना। कानपुर, झांसी, लखनऊ, फैजाबाद इसके महत्वपूर्ण सेंटर रहे। अब जैसे नेतृत्वकर्ता की बात करें तो लखनऊ में जो है बेगम हजरत महल और जो है अंग्रेज इनके अगेंस्ट सर कोलिन कैंपबेल थे। नाना साहेब तात्या टोपे इनका दूसरा मतलब तात्या टोपे, और एक कानपुर में ये मतलब जो है लीड कर रहे थे। और कोलिन कैंपबेल जो है वही इसके क्या थे जो कोलिन कैंपबेल इसके अंग्रेज जनरल अगेंस्ट। फिर खान बहादुर खान बरेली में ये हुआ और यहाँ पर जो अंग्रेज जनरल थे वो बेसेंट आयर थे। रानी जो है लक्ष्मीबाई झांसी की जो रानी है झांसी में, ये तो जो झांसी है ये मेरे डिस्ट्रिक्ट के बगल में है और यहाँ पर जनरल हीरो। इसके बाद लियाकत अली खान जो इलाहाबाद में, और यहाँ इनके सामने थे जो अंग्रेज जनरल थे वो कर्नल ने, और मौलवी अहमदुल्लाह जो कि फैजाबाद, और जनरल रेनार्ड इनके सामने थे। तो ये भी आधुनिक काल वो सॉरी 1857 की क्रांति के दौर में कुछ नेतृत्व करता रहे उत्तर प्रदेश में अलग अलग एरिया पे। जैसे कि उत्तर प्रदेश में जो क्षेत्र हैं जैसे लखनऊ, कानपुर, बरेली, झांसी, इलाहाबाद, फैजाबाद, और उसके सामने जो अंग्रेज जनरल है मैं आपके साथ डिस्कस। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन के प्रथम चरण की अपेक्षा द्वितीय चरण में जो है संगठित तौर से शुरू हुआ और वेरी फर्स्ट टाइम सर्वप्रथम घटना जो है राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना थी। मतलब कि अगर हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें, आप देखो तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन के प्रथम चरण के अपेक्षा द्वितीय चरण में संगठित तौर से शुरू हुआ और सर्वप्रथम घटना राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना थी, जिसका गठन 1885 में एक अंग्रेज जो है सिविल सर्वेंट A.O. ह्यूम के प्रयासों से हुआ, जिसमें से कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और इनमें से जो है 10 से ज्यादा प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश से आते थे और जो उत्तर प्रदेश से आते थे वो जो है महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो हम कुछ जो है यही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जैसे कि मैंने आपको बताया तो उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस के जो महत्वपूर्ण कुछ अधिवेशन हुए वो भी महत्वपूर्ण है, तो हम उनको अधिवेशन को देख लेते हैं। अब जैसे कि 1888 में इलाहाबाद में आपका अधिवेशन हुआ, इसके जो अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष भी। फिर 1892 में इलाहाबाद में ही हुआ और बेमेश चंद्र चटर्जी जो है ये इसके अध्यक्ष रहे। और फिर अधिवेशन जो है अगला मतलब 1899 में ये लखनऊ में हुआ और रमेश चंद्र दत्त इसके जो है अध्यक्ष रहे। कांग्रेस के संविधान को इसी अधिवेशन में स्वीकार किया गया और फिर 1905 में बनारस में अधिवेशन हुआ और गोपाल कृष्ण गोखले जो कि गरम दल और नरम दल के बीच अध्यक्ष और प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत प्रस्ताव लेकर के यहाँ पर जो है टकराव उत्पन्न हुआ। तो ये आई। अब यहाँ पर जो है एक चीज मैं आपको जो जॉर्ज यूले के बारे में थोड़ा बता दूं
कि भाई प्रथम बार जो है कोई अंग्रेज अध्यक्षता किया और अंग्रेजों के प्रति कांग्रेस के रुख में नरमी आई थी। मतलब जो 1888 में जो इलाहाबाद का अधिवेशन होता है, तो जॉर्ज यूले वेरी फर्स्ट टाइम जो है कोई अंग्रेज अध्यक्षता करता है और अंग्रेजों के प्रति जो कांग्रेस का रुख था थोड़ी सी नरमी दिखाई। इसके बाद आपने ये देखा, अब आती है 1910 इलाहाबाद, और विलियम बेडरबंस जो हैं इसके अध्यक्ष रहे, विलियम बेडरबंस। फिर 1916 लखनऊ में अधिवेशन होता है और अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार ये क्या होते हैं, ये भाई मतलब इसके अध्यक्ष होते हैं। और कांग्रेस के विभाजन गुट मिले इसी टाइम 1916 में, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो है समझौता हुआ। तो ध्यान रखिएगा ये यहाँ पर जो है स्थान लखनऊ है और अध्यक्ष जो है अंबिका चरण मजूमदार हैं, और ये जो अधिवेशन है ये 1916 का अधिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है मेडिवल हिस्ट्री से एक क्वेश्चन तो यहाँ से आ ही जाता है, तो ये भी ध्यान दीजिए। इसके बाद इस स्लाइड में मेंशन नहीं है संभवतः 1925 में एक और अधिवेशन होता है जो कि कानपुर में अधिवेशन होता है, और उसकी जो अध्यक्षा थी वो सरोजनी नायडू थी, और ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष होना चाहिए है। तो 1925 में जो है कानपुर होता है और सरोजनी नायडू अध्यक्ष होती है, प्रथम भारतीय महिला ये महिला अध्यक्ष है। फिर 1936 में लखनऊ में अधिवेशन होता है और JL नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है अध्यक्ष होते हैं। नेहरू ने प्रथम बार वैज्ञानिक और आर्थिक पक्षों में जो साम्यवाद की व्याख्या की, तब नेहरू ने वेरी फर्स्ट टाइम जो है प्रथम बार वैज्ञानिक और आर्थिक पक्षों में साम्यवाद की व्याख्या की। फिर बात आती है 1946 की। 1946 जो कि मेरठ की बात करें तो ये जो है मेरठ में अधिवेशन होता है और JB कृपलानी अध्यक्ष होते, ठीक है। तो ये तो विशेषता कुछ खास नहीं। अब इसके बाद आता है थोड़ा सा खिलाफत आंदोलन के बारे में सुन लें, फिर इसके बाद हम आगे बढ़े। देखो भाई खिलाफत आंदोलन, देखो थोड़ा थोड़ा मैं सभी का एक आप जो है क्रक्स दे देता हूँ। तो खिलाफत आंदोलन जो है ब्रिटिश द्वारा तुर्की के खलीफा, जिसे संपूर्ण विश्व के मुसलमान जो हैं धार्मिक नेता मानते थे, तो वे समस्त अधिकारों के छीन लेने के बाद भारत के मुसलमानों ने इस आंदोलन के लिए संगठित होना शुरू कर दिया। और 20 जून 1920 को, यहाँ पर देखिए कि 20 जून 1920 को इलाहाबाद में गांधी जी की अध्यक्षता में खिलाफत कमेटी की बैठक हुई और इसमें खिलाफत जो है आंदोलन के प्रस्ताव को पास किया गया। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये जो खिलाफत आंदोलन है, यहाँ पर मैं ऊपर लिख देता हूँ, खिलाफत आंदोलन, ठीक है। तो ब्रिटिश के द्वारा जो है तुर्की के खलीफा के, जो तुर्की का खलीफा था, तो जिसे संपूर्ण विश्व के जो मुसलमान हैं इसको नेता मानते थे, धार्मिक नेता मानते थे। तो फिर इन्हीं के आह्वान को लेकर के अधिकारों को अधिकार दिलवाने के लिए जो है भारतीय मुसलमान संगठित होना शुरू कर। इसके बाद आता है असहयोग आंदोलन। देखो असहयोग आंदोलन जो है ये 1921 में, ऐसे मेंशन है या नहीं मेंशन, चलो नहीं मेंशन है, सुन। असहयोग आंदोलन है ये 1921-22 में चले असहयोग आंदोलन का प्रभाव जो है उत्तर प्रदेश के गांव तक फैला। सरकारी स्कूल, कॉलेज, अदालत, उत्सव समारोह, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी का प्रचार जो जोर से किया गया। इस अवधि में उत्तर प्रदेश में अनेक जो है विद्यालयों की स्थापना करी गई और विदेशी वस्तुओं की जो है होली चलाई गई। 5 फरवरी 1922 को यह भयानक जो है एक घटना के तौर पे आपको पता होगा, चौरा चौरी कांड जो गोरखपुर में 22 जवानों को जिंदा जला दिया। और इसी से आहत होकर के गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को समय जो है पूर्व ही असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा कर। तो चौरा चौरी कांड में आप जानते हैं कि ये एक्चुअल में कि कैसे हुआ था। तो ये चौरा चौरी कांड जो है असहयोग आंदोलन के दौरान जो आक्रोशित भीड़ ने वो चौरा चौरी में गोरखपुर के पास है, तो 5 फरवरी 1922 को एक पुलिस थाने में आग लगा दी थी और इसी में 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इससे आहत होकर के जो गांधी जी ने
12 फरवरी 1922 जो है असहयोग आंदोलन वापस लेने, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा यहाँ से। अब बात आती है स्वराज पार्टी की। देखो जो स्वराज पार्टी है, असहयोग आंदोलन के समय जो असमय वापसी से, मतलब होता क्या है कि असहयोग आंदोलन एकाएक ले लिया गया है। तो इस आंदोलन के असमय वापसी से दुखी होकर के 1923 में 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना करी, और इस पार्टी में विट्ठल भाई पटेल, जो कि सरदार भाई पटेल के बड़े भाई थे, मालवीय जी, और एम आर जयकर, ये भी सम्मिलित थे। इस पार्टी ने विधान परिषद के चुनाव में भी भाग लिया, और 16 जून 1925 को चित्तरंजन दास की मृत्यु के बाद मालवीय जी ने लाला लाजपत राय के साथ मिलकर के जो है स्वतंत्र कांग्रेस पार्टी मतलब नाम से एक नई पार्टी बनाई लाला लाजपत राय ने। तो ये भी ध्यान रखिएगा, जो कि मैंने आपको थोड़ा सा स्वराज पार्टी के बारे में भी बता दिया। अब इसमें से जैसे एक चीज, इसमें से ये सारी चीजें देख लिया, अब है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट देखो भाई, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, इसकी आंदोलन मतलब तब शुरू हुआ जब 6 अप्रैल 1930 1930 1930 ही होता है, हाँ, जब गांधी जी ने अपने 78 सत्याग्रहियों के साथ दांडी समुद्र तट पर पहुंच करके नमक कानून तो, और इस आंदोलन ने उत्तर प्रदेश के, ये जो आंदोलन था तो उत्तर प्रदेश के लोगों ने खूब बढ़ चढ़कर जो है भाग लिया। जनता ने करों को देने मतलब जो जनता थी, तो जनता ने जो है कर, जो टैक्सेस थे, इसको देने से मना किया। जयप्रकाश नारायण और शास्त्री जी के सहयोग से नेहरू ने जो है इलाहाबाद में करबंदी आंदोलन भी छेड़ा। ठीक है, तो ये आपका जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन है। अब भैया एक है क्रांतिकारी आंदोलन। देखो थोड़ा सा इसके बारे में सुन लो। क्रांतिकारी आंदोलन, गांधी जी के द्वारा जब असहयोग आंदोलन को वापस लिए जाने से युवाओं में बहुत ज्यादा असंतोष बढ़ गया। तो जब ये असंतोष उत्पन्न हो गया और वे क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए जो प्रेरित हुए, उत्तर प्रदेश जो है क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों का एक सेंटर था। तो 1924 में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना करी गई, और राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, साचिंद्र सान्याल और कुछ क्रांतिकारी थे। सेनापति जो चंद्रशेखर आजाद थे, और इसके साथ साथ जो है मुख्यालय आगरा था। 1929 में फिरोज शाह कोटला में एक सम्मेलन हुआ, और इसमें मतलब जिसमें एक नाम, मतलब इसका नाम बदल करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया गया। और कुछ सदस्यों ने जो है 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास एक ककोरी में जो है ट्रेन में खजाना जा रहा था, तो उसको लूट लिया। इस घटना को ककोरी कांड से जाना गया, और इस कांड में जो है रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह रोशन सिंह और कुछ व्यक्ति थे। लेकिन यहाँ पर जो है अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह और जो है रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी की सजा सुनाई गई। रामप्रसाद खत्री, इसमें से मनमनाथ गुप्ता और अनेक क्रांतिकारियों को जो है कारावास भी, कुछ जो क्रांतिकारी थे तो उनको कारावास हुआ। इस कांड से जो है क्रांतिकारियों की तरफ से मुकदमा जो है चंद्रभान गुप्ता ने लड़ा, और शिव शर्मा और जो है जयदेव कपूर के सहयोग से 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जो है केंद्रीय विधानमंडल में बम फेंका, और बाद में फाइनली वो पकड़े गए। लेकिन आजाद जो है अंत तक नहीं पकड़े गए, और 27 फरवरी 1931 को वे जो इलाहाबाद, अगर आप कभी आए होंगे तो यहाँ पे अल्फ्रेड पार्क है, तो अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से लड़ते हुए शहीद हो गए। तो ये है भैया थोड़ा सा आपका जो मतलब जो क्रांतिकारी थे, तो क्रांतिकारी जो कुछ आंदोलन हुए, जो नहीं हुए। अब किसान आंदोलन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखो जो अवध वाला क्षेत्र है, तो अवध क्षेत्र में वेरी फर्स्ट टाइम किसानों को जमींदारी और तालुकादारों के शोषण के विरुद्ध जो है एक प्रयास होम रूल के कुछ कार्यकर्ताओं ने किया। और उसी टाइम 1918 में 1918 में गौरी शंकर मिश्रा, इंद्र नारायण द्विवेदी, मालवीय जी के प्रयासों से उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन किया गया।
और उत्तर प्रदेश किसान सभा को शक्तिशाली बनाने में जो है बाबा रामचंद्र और झिंगरीपाल सिंह, दुर्गापाल सिंह, इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। बाबा रामचंद्र ने 17 अक्टूबर 1920 को प्रतापगढ़ में जो है अवध किसान सभा का गठन किया। इसमें से गौरी शंकर मिश्रा, जवाहरलाल नेहरू, मता बदल पांडे और जो है देवनारायण पांडे, केदार पांडे, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस आंदोलन का जो सेंटर था वो प्रतापगढ़ था और इसका जो विस्तार है आसपास के जिलों में हो गया। 120 और मतलब इसमें से अगर हम बात करें तो इसमें जो मेंबर थे वो एक जो ये गठन था, संगठन था, इसमें काफी मेंबर, 100 से 125 मेंबर हो गए थे। 24 दिसंबर 1920 को अवध किसान सभा की जो है अयोध्या में एक विशाल रैली होती। इसी वक्त एक है भाई मदारी पासी नामक किसान ने उत्तर प्रदेश की जो उत्तरी क्षेत्र है, जो हरदोई वाला रीजन है, बहराइच वाला, एक बार यहाँ से क्वेश्चन यूपी में आया, मतलब यूपी में आया, तो हरदोई और बहराइच, सुल्तानपुर, जो सीतापुर में जो है एका आंदोलन चलाया गया, तो मदारी पासी थे। और किसानों की मुख्य शिकायतें जो है लगान में बढ़ोतरी और उपज के तौर पे जो है लगान वसूल करने की प्रथा को लेकर के ये जो है आंदोलन छेड़ा गया था। किसान सभा आंदोलन और एका आंदोलन में मुख्य अंतर ये था कि भाई किसान आंदोलन मूलतः जो है किसानों का आंदोलन था और एका आंदोलन में जो छोटे छोटे जो जमींदार भी शामिल थे। तो कई बार जो है यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका भी आप ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ बात करें हम 1937 का जो प्रांतीय मंत्रिमंडल है, इसमें थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखो भाई 1930 की बात है, 1935 की। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत 1937 में प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव हुए। जो 1937 का जो प्रांतीय मंत्रिमंडल है, तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत 1937 में प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव होते, जिनमें से कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला और 228 विधानसभा सीटों में से 134 सीटें जो है वो कांग्रेस ने अकेली सरकार बनाई। और इस सरकार में जो है प्रधानमंत्री अर्थात जो मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ जो है पंत बनाए गए। तो ये जो थोड़ा सा आपका जो है 1935 का जो प्रांतीय विधानमंडल है के बारे में मैंने आपको बता दिया। ये पूछ लेता है कि कहीं कहीं लिख देता है कि प्रधानमंत्री, कहीं पे मुख्यमंत्री है गोविंद वल्लभ पंत। भारत छोड़ो आंदोलन जो है 7-8 अगस्त 1942 है ना। इस आंदोलन के दौरान जो 16 अगस्त 1942 को जो है बलिया जिले के जेल पर आंदोलनकारियों ने धावा बोल करके कैदियों को छुड़ा लिया और स्थानीय नेता जो है चित्तू पांडे के नेतृत्व में एक अस्थायी सरकार का गठन किया। देखो मैं थोड़ा सा इसके बारे में और आपको बता, के बाद जो है 7-8 अगस्त 1942 को बंबई में एक जो है अखिल भारतीय कांग्रेस सम्मेलन होता है और उस सम्मेलन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ। गांधी जी ने इसी दौरान डू आर डाई ने कहा कि भाई अब कोई रास्ता नहीं है, करो या फिर मरो। तो करो या मरो का उन्होंने नारा दिया और अंग्रेजों भारत छोड़ो का उन्होंने नारा दिया। प्रस्ताव के पास होते ही तो 9 अगस्त 1942 के भोर में सुबह सुबह से ही कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, जो बड़े बड़े नेता। फिर बात आती है आपका 16 अगस्त को। 16 अगस्त 1942 को बलिया जिले के जेल पर, तो बलिया जिले का जो जेल था, तो बलिया जिले के जेल पर आंदोलनकारियों ने धावा बोला और वहां से कैदियों को छुड़ा दिया। सरकारी अधिकारियों ने जो है धावा बोल करके कैदियों को छुड़ा दिया और इसमें से सरकारी अधिकारियों को बंदी बना लिया गया। कांग्रेस के स्थानीय नेता जो चित्तू पांडे के नेतृत्व में एक अस्थायी सरकार का गठन किया गया और बलिया को अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन यह घटना उनके लिए एक सबक के तौर पे थी। ठीक है, तो ये आपका भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में थोड़ा सा। ठीक है, बाकी जो क्रांतिकारी आंदोलन है और ये सारा चीज मैंने तो आपको बताई कि क्या क्या घटनाएं हुई। थोड़ा सा ब्रिटिश शासन के बारे में देखें। ब्रिटिश शासन के दौरान जो है भारत की प्रशासनिक व्यवस्था में बहुत परिवर्तन हुए और सर्वप्रथम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा विजित क्षेत्र 3 प्रेसिडेंसी में बांटे गए, एक बंगाल, बॉम्बे और मद्रास। प्रत्येक जो है मतलब प्रत्येक प्रति का एक जो है गवर्नर होता था। ये प्रेसिडेंसी होती थी तो प्रत्येक प्रेसिडेंसी का एक गवर्नर होता था।
बंगाल के गवर्नर को अन्य पर जो है अधिकारिता प्राप्त थी, और कालांतर में बंगाल का गवर्नर ही जो है गवर्नर जनरल जनरल कहलाने लगा। शासन व्यवस्था के संचालन के लिए कानूनों का निर्माण किया गया, और प्रशासन के संचालन के लिए जो है पदों का सुपानीकरण किया गया है, पद सुपानों का निर्माण किया गया, और न्याय के लिए जो है अदालतों का गठन हुआ। भू राजस्व के तीन प्रकार के जो रेवेन्यू व्यवस्था थी, राजस्व व्यवस्था का निर्माण हुआ। एक तो स्थायी भूमि बंदोबस्त था, करीब 19% के आसपास इतने एरिया में। एक रैयतवाड़ी जो कि करीब सबसे ज्यादा 51% के एरिया में लगभग है, और महालवाड़ी करीब जो है 30% एरिया में। भारत के ब्रिटिश जो है उपनिवेशवाद जो है 3 चरणों से गुजरा। एक तो वाणिज्यिक चरण है जिसको आप 1757 से 1813 तक मान सकते हैं। दूसरा है भैया औद्योगिक मुक्त व्यापार, जो कि 1813 से 1858 तक मानते हो। और तीसरा है आपका वित्तीय पूंजीवाद, जो कि 1860 के बाद का समय। अब थोड़ा सा जो है उत्तर प्रदेश के बारे में मैं आपको बता दूं। 1947 में होता क्या है, 1947 में जैसे ही हम आज़ाद होते हैं, और 1947 में संयुक्त प्रांत जो है 9 स्वतंत्र भारतीय गणराज्य की प्रशासनिक इकाई बना। की सीमा में जो है टिहरी, गढ़वाल और रामपुर के स्वायत्त जिलों को संयुक्त प्रांत में शामिल कर लिया गया। 12 जनवरी 1950 को इस संयुक्त प्रांत का जो है नाम बदल करके 1950 को 12 जनवरी को उत्तर प्रदेश। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में इस राज्य की जो प्रमुख भूमिका रही, और इसने देश को जो है प्रधानमंत्री दिए, जो देश मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू, मतलब कई प्रधानमंत्री हमने दिए उत्तर प्रदेश दिया। लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, बीपी सिंह के साथ साथ चंद्रशेखर, अटल बिहारी वाजपेयी, तो कई ऐसे जो है बड़े बड़े मतलब बड़ी बड़ी हस्तियां और प्रधानमंत्री दिए। सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक आचार्य नरेंद्र देव जो है संपूर्ण क्रांति के प्रमुख नेता जो जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, वो भी उत्तर प्रदेश से ही आते थे। अब गोविंद वल्लभ पंत जो है प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री, और सरोजनी नायडू जो है पहली राज्यपाल थी। 1963 ईस्वी में सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश और जो है भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। 96 सुचेता कृपलानी, ये ध्यान रखें। तो जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, जो हमने अभी तक हमें हिस्ट्री वगैरह, देखो हमने पूरी हिस्ट्री को 2 लेक्चर में लगभग यही कह लो 1.5 लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है। जो भी महत्वपूर्ण चीजें थी वो हमने जो है कंप्लीट कर लिया। अब अगले लेक्चर में जो हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, उस सांस्कृतिक विरासत वगैरह भी हम एक लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आपका जो ये हिस्ट्री वाला जो सेगमेंट है ये कंप्लीट हो गया। सांस्कृतिक विरासत से भी क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। ये करीब आपको 2 लेक्चर या फिर 3 लेक्चर भी इसमें लग सकते हैं। इसमें थोड़ा सा हम जो है फोकस करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं हम। ठीक है।